दीज आर सम ऑफ दोज इश्यूज जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। और रिसेंट टाइम्स में जो एक्शन और स्टेटमेंट्स अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में दी गई हैं, उनकी वजह से यूरोपियन यूनियन के सामने ट्रेड और डिफेंस को लेकर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो चुकी है। Greenland but we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, off. अब ग्लोबल स्टेज पर जो ये सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि इंडिया के 2047 तक विकसित भारत बनने के एम के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल साबित हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में कुछ इश्यूज को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो इससे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को क्या फायदा हो सकता है और कैसे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड पावर डायनामिक्स में एक मेजर चेंज देखने को मिला। अमेरिका का कंपटीशन यानी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका था और अब दुनिया में सिर्फ एक ही देश ऐसा था जिसको वर्ल्ड सुपर पावर होने का स्टेटस मिल चुका था, और वो देश था अमेरिका। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले यूरोप में बहुत कुछ बदल चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलाइड और एक्सेस पावर्स के बीच में हुई वॉर्स में अलाइड पावर्स की जीत तो हो चुकी थी, लेकिन उन वॉर्स की वजह से यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। और इसी को ठीक करने के लिए अमेरिका ने यूरोप को और खास तौर पर वेस्टर्न यूरोप को अपने मार्शल प्लान के अंडर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उनको अमेरिकन मार्केट्स का इजी एक्सेस दे दिया और साथ ही में उन पर टैरिफ भी कम कर दिए। अब अमेरिका के द्वारा यूरोप के लिए ये सब कुछ इसलिए भी किया जा रहा था कि कहीं यूरोपियन कंट्रीज कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं, स्पेशली सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में। लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो गई, तो उसके बाद फिर अमेरिका और यूरोप के बीच में जो रिलेशंस थे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। इनके बीच में हो रहा ट्रेड और भी ज्यादा लिबरलाइज हो गया। यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रफ्तार से बढ़ने लगा और अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड और स्पेशल टैरिफ अग्रीमेंट करने शुरू कर दिए। लेकिन अब जो ये प्रिविलेज हमेशा से अमेरिका के द्वारा यूरोप को मिलती आ रही थी, ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई जब 2017 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप का वही एजेंडा था जो कि 2024 के इलेक्शंस के टाइम पर था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इसी एजेंडा को फॉलो करते हुए अमेरिका ने यूरोप पर कई सारे टैरिफ लगा दिए ताकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड बैलेंस किया जा सके। अब बात करते हैं इस इशू के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है नेटो से। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है फॉर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि अगर कोई देश नेटो के किसी मेंबर देश पर हमला कर देता है तो नेटो के सभी मेंबर्स के द्वारा ये कंसिडर किया जाएगा कि वो हमला उन पर किया गया है। अब नेटो मेंबर्स के द्वारा ये रूल सेट किया गया था कि वो अपने देश के डिफेंस सेक्टर पर अपनी जीडीपी का 2% शेयर स्पेंड किया करेंगे। लेकिन सिर्फ कुछ ही देश ऐसे थे जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग अपनी डिफेंस पर स्पेंडिंग कर रहे थे, और दूसरी ओर कई सारे बड़ी इकोनॉमीज वाले देश ऐसे थे जो कि उस 2% वाले टारगेट से काफी कम पैसा अपने देश की डिफेंस पर लगा रहे थे। लेकिन जब साल 2014 में रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड कर दिया, तो उसके बाद 2014 में ही नेटो मेंबर्स के द्वारा एक समिट रखी गई जिसमें ये टारगेट सेट किया गया कि 2024 तक हर नेटो मेंबर को अपनी जीडीपी का 2% शेयर अपने डिफेंस सेक्टर पर स्पेंड करना ही पड़ेगा। हालांकि आज 2025 में बहुत सारे नेटो मेंबर्स इस एम को अचीव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ मेंबर्स हैं जो कि इस एम को अचीव नहीं कर पाए हैं या फिर काफी क्लोज हैं। और इसी इशू को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार यूरोपियन यूनियन को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। We're protecting them, you know. They're not protecting us, we're protecting them. So I don't think we should be spending, I'm not sure we should be spending anything, but we should certainly be helping them, but they should up their 2% to 5%. तो चलिए अब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहा है, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और कैसे उन प्रॉब्लम्स को इंडिया सोल्व कर सकता है। रिसेंट ईयर्स में चेंज हो रही जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई सारे डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि 2022 में तैयार किया गया एक ब्लूप्रिंट।
जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक कंपास, और इसका एम है 2030 तक यूरोपियन यूनियन की डिफेंस कैपेसिटी को इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाना। स्ट्रेटेजिक कंपास में 4 मेन एक्शन पॉइंट डिफाइन किए गए हैं: एक्ट, सिक्योर, इन्वेस्ट और पार्टनर्स। एक्ट के अंडर यूरोपियन यूनियन क्राइसिस रिस्पांस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने पर काम कर रहा है। रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी एस्टेब्लिश की जा रही है, जिसमें 5000 ट्रूप्स होंगे जिनको इमरजेंसी में डिप्लॉय किया जाएगा, और साथ ही में यूरोपियन यूनियन अपने कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है। सिक्योर के अंडर ये फोकस किया जा रहा है कि आने वाले खतरों को पहले से ही एक्सेस किया जा सके। इसके लिए इंटेलिजेंस सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा रहा है और साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। इस स्टेप के अंडर यूरोपियन यूनियन का प्लान है कि वो कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे ताकि स्ट्रेटेजिक गैप्स को फिल किया जा सके और नॉन यूरोपियन सप्लायर्स स्पेशली अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली कम किया जा सके। और इस लास्ट स्टेप के अंडर यूरोपियन यूनियन ने ये क्लियर किया है कि वो नेटो और यूएन जैसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन तो बनाए रखेंगे, लेकिन साथ ही में वो अपनी ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी डेवलप करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलने वाला। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अभी भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। डसॉल्ट जैसी फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी के पास पहले से ही अलग अलग देशों से 400 एयरक्राफ्ट बनाने के ऑर्डर आए हुए हैं। जर्मनी बेस्ड ये कंपनी पूरे साल में सिर्फ 60,000 से 70,000 आर्टिलरी शेल्स बना पा रही है, जबकि यूरोपियन यूनियन की जो रिक्वायरमेंट है वो 1.1 मिलियन की है। अब यूरोपियन यूनियन के लिए पैसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड जीडीपी 18.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है और डेब्ट टू जीडीपी रेशो 81.6% है। फाइनेंशियली यूरोपियन यूनियन अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को अपनी जीडीपी के 3.5% तक पुश कर सकता है, लेकिन ये बात यहाँ पर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि यूरोपियन यूनियन की फैक्ट्रीज उस लेवल तक प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही हैं जिस लेवल की उनको रिक्वायरमेंट है। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है लिमिटेड स्किल्ड लेबर, फ्रेगमेंटेड प्रोडक्शन पाइपलाइंस और प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का टाइम पर ना पहुंच पाना। अब जहां यूरोपियन नेशंस अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंड और मॉडर्नाइज करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में इंडिया उनके सप्लाई चेन इकोसिस्टम में उनके लिए एक क्रूशियल पार्टनर बनकर सामने आ सकता है। अब बात करते हैं पेस्को के बारे में, यानी कि परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन। परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन यूरोपियन यूनियन का एक डिफेंस और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जिसमें यूरोपियन नेशन के मेंबर्स एक साथ मिलकर ज्वाइंट ट्रेनिंग, इक्विपमेंट डेवलपमेंट और सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर काम करते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंडर कुछ नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम कर सकती हैं, लेकिन उनको कुछ कमिटमेंट्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। अब जापान और साउथ कोरिया तो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के इस फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इंडिया भी यूरोपियन यूनियन के इस फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है। पेस्को फ्रेमवर्क के अंडर इंडिया और यूरोपियन यूनियन शेयर्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस इंप्रूव करने के लिए कोलैबोरेट कर सकते हैं। पेस्को फ्रेमवर्क के अंडर काम करना इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन साबित होगा। इंडिया को यूरोपियन एडवांस टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिलेगा और यूरोपियन यूनियन को इंडिया के रोबस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। साल 2014 में इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक कोर ऑब्जेक्टिव था और तब से लेकर अब तक इंडिया के डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया की कई सारी प्राइवेट कंपनीज डिफेंस सेक्टर में एंट्री ले चुकी हैं और इनके अलावा कुछ फॉरेन डिफेंस जायंट्स भी इंडिया में अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये स्वीडन कंपनी हरियाणा के जज्जर में कार्ल गुस्ताफ M4 की प्रोडक्शन के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है। ये फॉरेन कंपनी तमिलनाडु में मिसाइल्स का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। इसके अलावा डसॉल्ट कंपनी इंडिया में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल्ड हब एस्टेब्लिश कर रही है। आज इंडिया के पास एक सरप्लस एम्यूनिशन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है जिसको यूरोपियन यूनियन के स्टॉक पाइल प्लान के लिए यूज किया जा सकता है।
पिछले कुछ सालों में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने भी अपनी प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज करने पर काम किया है ताकि वॉर टाइम प्रोडक्शन डिमांड को हैंडल किया जा सके। और कुछ यूरोपियन नेशंस ऑलरेडी कई इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में अपने ऑर्डर प्लेस कर चुकी हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2025 को अपने लेटेस्ट बजट में $28 बिलियन के मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को अनाउंस किया था, जिसका एम है इंडिया को एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाना। आज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए किए जा रहे एफर्ट्स इंडिया को सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।